नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मानवीय रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामों में बनते तो वो हम लोग क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रिपीटेड हुए क्वेश्चंस एग्जामों में बार बार जो पूछे गए थे वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता होंगे तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत यानी कि लीवर। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण ये यकृत में होता है। नॉर्मली जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, पर भ्रूणावस्था में बच्चे का बोन मैरो ये इतना डेवलप नहीं होता है कि वो रक्त बना सके, तो उस समय रक्त बनाने का काम ये यकृत करता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। एग्जामों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं और वहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको यकृत आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात ये 600 अनुपात 1 होता है। यानी कि आरबीसी की संख्या जब 600 होगी तब डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होगी। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसी से। अगला प्रश्न देखिए, मानवीय रक्त ये किस प्रकार का ऊतक है? तो अच्छा प्रश्न है ये भी। मानवीय रक्त ये तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संयोजी ऊतक। मानवीय रक्त ये तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है कि ये पूरे शरीर में पाया जाता है, सर से लेकर पाँव तक। तो कनेक्टिव टिश्यू के मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। जैसे कि ये बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोस टिश्यू हो गया, मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स हो गए, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये खून भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और जो ये मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है ना फ्रेंड्स, तो ये शरीर के भार का लगभग 7% होती है। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स ये भी। रक्त के 2 भाग होते हैं। तो रक्त के 2 भाग कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कॉर्पस सेल्स। कॉर्पस सेल्स यानी कि रक्त कणिका। तो देखिए जो प्लाज्मा होता है ना, तो ये रक्त का तरल भाग होता है। और जो एक कॉर्पस सेल्स होती है तो ये एक प्रकार की सॉलिड सेल्स होती है जो प्लाज्मा में बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का कितने प्रतिशत भाग ये तरल प्लाज्मा होता है? तो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग ये तरल प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? तो रक्त का लाल रंग ये रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो इस वजह से रक्त को लाल रंग प्राप्त होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसका वैल्यू कितनी होती है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ये पर 100 ml ब्लड के पीछे 12 से 16 ग्राम की होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त के प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाएगा? देखिए, अगर रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तो शेष भाग ये सेरम कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में से रक्त कोशिका यानी कि ब्लड कॉर्पुसेल्स को निकाल लिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाएगा? हमें पता है कि रक्त 2 प्रमुख चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसेल्स। तो अगर ब्लड कॉर्पुसेल्स को निकाल दिया जाए तो शेष ये प्लाज्मा ही बचेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का 45% भाग किससे बना होता है? रक्त का 55% भाग तो हमने देखा कि ये प्लाज्मा से बना होता है, और बचा हुआ जो शेष भाग है रक्त का तो वो रक्त कोशिकाओं से बना होगा, यानी कि ब्लड कॉर्पुसेल से बना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, रक्त कोशिका के बिना 3 भाग होते हैं, जैसे कि लाल रक्त कणिका जिसको हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं,
और रक्त बिंबाणु यानी कि हम उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। और इनके भी ना अलग अलग वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स, जैसे कि आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स नाम है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट नाम है, और जो रक्त बिंबाणु है उसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा जीव है जिसके लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए नॉर्मली आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पर ऊंट और लामा ये दो स्तनधारी प्राणी ऐसे हैं कि उनके आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ऊंट और लामा। अभी ऑप्शन में ऊंट दिया हुआ है तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोते वक्त आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोते वक्त आरबीसी की संख्या ये कम हो जाती है, और ये कितनी कम होती है? तो ये 5% तक कम हो जाती है सोते वक्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और देखिए जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सोते वक्त के अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सोते वक्त आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सोते वक्त आरबीसी की संख्या घट जाती है, और ऊंचाई पर जाते हैं अगर हम लोग तो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और ये 30% की वृद्धि हो जाती है आरबीसी की संख्या में। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी, काफ़ी लोगों को आरबीसी तो पता होता है पर उसका साइंटिफिक नेम पता नहीं होता, तो आपको फ्रेंड्स आरबीसी के साथ साथ इसका साइंटिफिक नाम भी याद रखना है। इसका साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न देखिए, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस रोग में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डेंगू ये ऐसा रोग है कि इसमें मनुष्य के शरीर की प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और ऑप्शन बी में देखिए कैंसर है, तो कैंसर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक बढ़ने लगती है, तो उससे कैंसर होता है। और मलेरिया है, तो मलेरिया में क्या होता है कि इसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है, आप ये तीनों भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य मनुष्य में थ्रोम्बोसाइट्स की मात्रा क्या होती है? तो अभी आपसे थ्रोम्बोसाइट के बारे में पूछा है। थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या? रक्त बिंबाणु का ये साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो एग्जामों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, रक्त बिंबाणु के जगह पे थ्रोम्बोसाइट ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइट ये रक्त बिंबाणु का ही साइंटिफिक नाम है। तो सामान्य मनुष्य में थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा ये 1.5 से 3.5 लाख की होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत रक्त कणिका के कितने भाग होते हैं? श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के 2 भाग होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स को अगर हिंदी में कहूँ तो इसे कणिकाणु कहते हैं, तो अग्रैनुलोसाइट्स को अकण कोशिका कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ग्रैनुलोसाइट्स के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट्स में 2 भाग होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगर बने एग्जामों में तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ लेंगे श्वेत रक्त कणिका के कितने भाग होते हैं और वो कौन से भाग होते हैं, नाम पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका मुख्य कार्य मनुष्य को रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी ये मनुष्य को रोगों के संक्रमण से बचाता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। और ऑप्शन ए में देखिए आरबीसी है, तो आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम ये आरबीसी करता है। ऑप्शन सी में देखिए प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। और ऑप्शन डी में देखिए प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या काम करता है? तो प्लाज्मा ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। तो आपको ये चारों भी चीज़ के कार्य पता होना चाहिए, आरबीसी क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, प्लेटलेट्स क्या काम करता है और प्लाज्मा क्या काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के रक्त में इनमें से कौन सा डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक पाया जाता है? तो हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी के भी अलग टाइप्स है, तो उसमें जो ये न्यूट्रोफिल होता है, ग्रैनुलोसाइट्स का जो एक भाग है न्यूट्रोफिल्स, तो ये न्यूट्रोफिल्स ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
और ये कितने मात्रा में पाया जाता है, तो ये न्यूट्रोफिल्स ये लगभग 62% मात्रा में शरीर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के रक्त में सबसे कम मात्रा में कौन सी WBC पाई जाती है। तो देखिए, मनुष्य के रक्त में सबसे कम मात्रा में ये बेसोफिल्स पाया जाता है। बेसोफिल्स 0.1 से 1% सिर्फ शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, WBC का जीवन काल कितना होता है। देखिए, WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स का इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, RBC का जीवन काल कितना होता है। WBC का जीवन काल देखा हमने, 2 से 5 दिन का इसका जीवन काल होता है। और RBC का जीवन काल की बात करें तो ये 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो ना फ्रेंड्स, आपको एक तीनों भी याद रखना है, WBC का, RBC का और प्लेटलेट्स का जीवन काल। यहाँ से एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर है ना आपको RBC का क्वेश्चन बन जाता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, तो वो 120 दिन का होता है। अगर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट के जीवन काल की बात करें तो ये 8 से 10 दिन का इसका जीवन काल होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या प्रति घन मिलीमीटर कितनी होती है। देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या ये 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी WBC की संख्या में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है। देखिए, अगर WBC की संख्या में वृद्धि होने लगी तो उसके वजह से ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया यानी कि क्या, तो ये ल्यूकेमिया हम लोग ब्लड कैंसर को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने वाले ये प्रमुख 3 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। साधारण रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है, परंतु एक हीमोफीलिया नामक ऐसी बीमारी है कि उसमें रक्त का थक्का बनने में काफ़ी समय लगता है। रक्त का थक्का बनने में उस बीमारी में 30 मिनट से 24 घंटे का समय लगता है, और उस वजह से क्या होता है कि निरंतर रक्त का बहाव होता रहता है। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला प्रोटीन है हिपैरिन। समझो, अगर हिपैरिन नामक ये प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी जो आर्टरीज है, धमनियां है, तो उसमें रक्त का थक्का बनने लगेगा। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने लगे ना फ्रेंड्स, तो हमारी कुछ ही सेकंडों में मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, RBC का कब्रस्तान किसे कहा जाता है। देखिए, RBC का कब्रस्तान ये प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तो ऑप्शन डी में लिखा गया है, ए और बी ये दोनों भी आंसर राइट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। RBC का जो अंत होता है ना, तो ये प्लीहा में होता है। RBC यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, इसीलिए इसे RBC का कब्रस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। देखिए, रक्त समूह की जो खोज की गई थी ना, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। और कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी सन में ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कितने रुधिर वर्ग पहचाने गए हैं। रुधिर वर्ग का क्या मतलब होता है, ये ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा है। तो मनुष्य में अभी 4 ब्लड ग्रुप पहचाने गए, और 4 ब्लड ग्रुप कौन से, जैसे कि ए बी और ओ। और ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ये ब्लड ग्रुप है ना, RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एंटीजन के वजह से इसके प्रकार पड़ते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और ये जो एंटीजन है ना फ्रेंड्स, तो इसके 2 प्रकार है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिस प्रकार एंटीजन होता है ना, उसी प्रकार रक्त में एंटीबॉडीज भी पाई जाती है। तो एंटीबॉडीज के भी 2 प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, जो हर किसी को रक्त दे सकता है। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स, तो ओ रक्त समूह ये ऐसा है कि ये हर किसी को रक्त दे सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर तो है, परंतु अगर रक्त की जरूरत पड़ जाए कभी, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ रक्त समूह वाले से ही रक्त ले सकता है। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो ए बी रक्त समूह होता है, तो वो हर किसी से रक्त ले सकता है। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ए बी रक्त समूह है, इसमें एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, तो इसके वजह से ए बी रक्त समूह ये हर किसी से रक्त ले सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस बीमारी में RBC की संख्या कम हो जाती है। देखिए, RBC की संख्या ये मलेरिया में कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? देखिए, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानवीय रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? देखिए, मानवीय रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। और ये कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो ये 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी इतनी क्वांटिटी होती है। और WBC है तो ये 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स हैं तो ये 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इतनी पाई जाती है। तो यहाँ से आपको तीनों भी कोशिकाओं जैसे कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स की संख्या याद रखनी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, आकार के मामले में रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? देखिए, आकार के मामले में रक्त की सबसे बड़ी कोशिका ये WBC, यानी कि ऑप्शन अभी यहाँ पे देखिए WBC नहीं दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स दिए गए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। WBC का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट ये आकार के मामले में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सेकंड नंबर पे आता है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, और थर्ड नंबर पे आती है इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो अच्छा प्रश्न है ये भी। मनुष्य के रक्त का पीएच मान ये 7.4 होता है। और यहाँ से ना आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान और मनुष्य के आंसू का पीएच मान ये 7.4 होता है। खून निकलेगा तो आंसू निकलेंगे, तो आपको ये रिलेट करना है और इससे आपको याद रखना है ये दोनों कंसेप्ट की 7.4 इन दोनों का पीएच मान होता है। और ये जो पीएच मान है ना रक्त का 7.4, अगर इसमें 0.2% के भी अगर चेंजेस होते हैं ना तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? देखिए, रक्त में अगर आरबीसी की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, हीमोसाइटोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से कौन सा रोग होता है? देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में ओडोंटोलॉजी है तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी में डर्मेटोलॉजी है, ये त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी में देखिए न्यूरोलॉजी है, तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है ब्रेन हमारा, तो उसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो रक्तदाब मापने के लिए स्पाइगोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में हीमोसाइटोमीटर है, तो हीमोसाइटोमीटर का उपयोग आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी में एमआरआई है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स। ये चुंबकीय प्रणाली द्वारा शरीर का चित्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी में देखिए स्टेटोस्कोप है, तो स्टेटोस्कोप का उपयोग ये डॉक्टर दिल की धड़कन, मरीज की दिल की धड़कन सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब ये 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो RH फैक्टर है तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, RH फैक्टर की खोज ये कार्ल लैंडस्टीनर और विनर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए और बी ये दोनों भी राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट है। और ये कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने ये RH फैक्टर की खोज 1940 में की थी, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, RH फैक्टर की खोज किस जानवर पर की गई थी? तो अच्छा प्रश्न है ये भी। RH फैक्टर की खोज ये बंदर पर की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो बंदर था ना तो इसका नाम था रियसस मकाका, और इसी बंदर के नाम से फिर इसको RH फैक्टर यानी कि रेसस फैक्टर कहा जाने लगा। ये जो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने ये जो रिसस मकाका बंदर के ऊपर जो खोज की ना, तो ये RH फैक्टर में उनको क्या मिला, तो उनको एक नया एंटीजन मिला। और ये एंटीजन अगर समझो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है तो उसका रक्त ये RH पॉजिटिव कहलाता है। और अगर समझो ये RH फैक्टर है मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता है, रक्त में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है, तो उसका रक्त ये RH नेगेटिव कहलाता है। तो जो बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव है या O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो ये RH फैक्टर के वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है ब्लड ग्रुप को, ठीक है, याद रखिए। और पूरे विश्व में अगर बात करें ना तो ज़्यादातर RH पॉजिटिव वाले इंसान पाए जाते हैं। इनकी संख्या 84% तक होती है और मात्र 16% लोग ऐसे हैं कि उनके रक्त में RH नेगेटिव पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है?
तो हमें पता है रक्त का निर्माण या अस्थि मज्जा से होता है, यानी कि बोन मैरो से होता है। तो बोन मैरो में भी कौन सा टिश्यू से इसका निर्माण होता है, तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हीमोपोइटिक टिश्यू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हीमोपोइटिक। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में रक्त की निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग ये सफेद होता है। कॉकरोच में ये जो सफेद रंग पाया जाता है ब्लड में, तो किस वजह से पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, जो कॉकरोच में जो सफेद रंग का ब्लड पाया जाता है, तो हीमोलिम्फ नामक पदार्थ की वजह से पाया जाता है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग ये नीला होता है। तो आपको यहाँ पे दो ये एडिशनल याद रखना है कि कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है और ऑक्टोपस के रक्त का रंग ये नीला होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रक्त से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो 50 क्वेश्चंस हमने सारे कवर कर लिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार के नए वीडियो में।